हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है हमारे नए वीडियो में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी जो कि दिया हुआ है लॉरेंस कोहलवर्ग के द्वारा, जो कि है मोरल डेवलपमेंट पे, यानी कि नैतिक विकास पे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। एकदम प्योर, सटीक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके बीच लेकर के आए हैं, जो कि टीचिंग एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। चाहे आप सीटेट दें कि एस्टेट दें कि बीटेट दें या केवीएस दें, दिल्ली टीचर दें या फिर नवोदय विद्यालय, किसी भी एग्जाम में जाएं तो आपको एग्जाम में यहाँ से सवाल देखने को मिलते हैं। तो शुरू करेंगे। जैसा कि इस सिद्धांत का नाम है, बिल्कुल ही आसान तरीका से, और हम आपका समय लेंगे थोड़ा सा। सिद्धांत का नाम है कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो मन में एक सवाल आता है कि ये नैतिक विकास क्या होता है। ठीक है, कोहलवर्ग तो एक आदमी का नाम हो गया जो कि मनोवैज्ञानिक है, जो कि आपको ये सिद्धांत दिए है। नैतिक विकास, विकास का मतलब आम एक शब्द में बोलना चाहे तो परिवर्तन, कि परिवर्तन ही विकास है। लेकिन नैतिकता क्या होता है, ये नैतिक वाला कौन सा परिवर्तन। तो देखिए, सही और गलत के बारे में जो हमारा सोच होता है ना, सही और गलत के बारे में जो फर्क करने की क्षमता होती है कि सही क्या है और गलत क्या है, जो इसके बारे में फर्क महसूस कर पा रहा है, जिसका दिमाग इसको लगा पा रहा है, चला पा रहा है, उसके अंदर नैतिक विकास हुआ है। एक कॉन्सेप्ट आपको बनाना होगा। छोटे बच्चे जब बचपन में कोई काम करते हैं तो उसके अंदर मोरलिटी का अभाव होता है, नैतिकता उतनी अच्छे से नहीं होती है। उसको ये नहीं पता होता है कि यह काम सही है, किस तरह से व्यवहार सही है, क्या गलत है। लेकिन वहीं पे जैसे हम लोग थोड़ा सा पहले से बड़े होते हैं तो हमारे अंदर कुछ न कुछ सही और गलत का फासला महसूस होता है, और बड़े होते हैं और पता चलता है, और बड़े होते हैं और पता चलता है। तो सही और गलत के बारे में जीवन में जानना, जैसे कि समाज क्या कहता है, चोरी करना सही है गलत है, गलत है। अगर आप जान रहे हैं कि चोरी करना गलत है, मतलब आपके अंदर नैतिक विकास है। हमको चार भाई है, चारों भाई को मिल के रहना चाहिए कि चारों भाई को अलग अलग रहना चाहिए। तो आप कहिएगा मिल के रहना चाहिए, मतलब मिल के रहना समाज में सही है, अलग अलग रहना कहीं न कहीं गलत हो सकता है। तो सही और गलत क्या हमारे जीवन में, हमारे सोसाइटी में, हमारे पड़ोस में, हमारे लाइफ स्टाइल में क्या उचित है, क्या अनुचित है, समाज का डिमांड क्या है, इस चीज को जो समझ पा रहा है वो सही है, और क्या गलत है वही उसका नैतिक विकास कहलाता है। इसके ऊपर हमारे अंदर जो डेवलपमेंट आती है, देखते हैं क्या कुछ है इसमें। कहना है कि नैतिकता किसको कहते हैं, वही बात लिखा होगा। देखिए, कोहलवर्ग के अनुसार नैतिकता का कार्य छात्रों को सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करना है। जी हाँ, वही हम भी कहना चाह रहे थे कि सही और गलत के बीच में जो अंतर कर पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, वो उसका नैतिकता कहलाता है। अगला पॉइंट है कि कोहलवर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पियाजे के सिद्धांत का संशोधित रूप है। हाँ, ये बात आपको जानना चाहिए कि जीन पियाजे का सिद्धांत, अगर आप इस विषय से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा, जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है। याद रखिएगा, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास तो है ही, साथ ही जीन पियाजे जी ने नैतिक विकास का भी सिद्धांत दिया है। जी हाँ, और कोहलवर्ग से पहले दिया है। और पियाजे के नैतिक विकास में दो अवस्था है, याद रखिएगा, दो अवस्था है। ठीक है, तो पियाजे का पहले आया और उसी को पढ़ के डिटेल में लेकर के आए हैं कोहलवर्ग। तो हम लोग आज बात करेंगे कोहलवर्ग के बारे में। तो कोहलवर्ग के सिद्धांत में आपको, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट आपके सामने होगा। जैसे कि एक हिंज का कहानी, क्या है भाई हिंज का कहानी, इसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, और ये नैतिक दुविधा क्या होता है इसको समझेंगे। आगे एक पॉइंट आएगा नैतिक तर्कना क्या होता है। हम थोड़ा सा आपसे बात करना चाहेंगे कि कोहलवर्ग एक्चुअली करते क्या थे। इन्होंने जो कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया है, देखिए कोई भी मनोवैज्ञानिक का जो आप एक्सपेरिमेंट देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक प्रयोग है। तो देखिएगा, प्रयोग जो किए थे कोहलवर्ग, जो प्रयोग किए थे, यह अलग अलग, याद रखिएगा ध्यान से, अलग अलग संज्ञानात्मक क्षमता वाले छात्रों पे, अलग अलग संज्ञानात्मक छात्र, संज्ञानात्मक मतलब मानसिक स्तर, अलग अलग संज्ञानात्मक क्षमता वाले वाले बच्चे पे किए थे। अच्छा, ये जो बच्चे थे, याद रखिएगा, इसमें ज्यादातर लड़के ही थे। इस बात के ऊपर भी हमारा चर्चा होगा, आलोचना होगा कि भाई प्रयोग में सिर्फ लड़का ही क्यों रखा, लड़की को क्यों नहीं रखा। तो अलग अलग संज्ञानात्मक क्षमता वाले लड़के को रखा और ये प्रयोग किए, अलग अलग संज्ञानात्मक क्षमता। और ये करते क्या थे, इनके साथ करते क्या थे, इनसे प्रश्न पूछते थे। प्रश्न पूछते थे, कैसा प्रश्न पूछते थे, तो सिचुएशन पे बेस्ड करते थे। सिचुएशन यानी कि एक तरह से बच्चे को एक परिस्थिति का निर्माण करते थे, उसको कहानी सुना करके। जैसे कि कोई कहानी सुना दिए, परिस्थिति का निर्माण करते थे और परिस्थिति के निर्माण पर उससे एक आंसर पूछते थे कि बताओ अब यहाँ पे तुम्हारा क्या आंसर है। कोई सिचुएशन बना दिया कि तुम जा रहे हो, तुम्हारे साथ ऐसे हो गया, अब बताओ तुम वहां पे क्या करोगे।
बच्चे के सामने एक परिस्थिति आया, बच्चा उसका जवाब दिया कि सर हम ये करेंगे, दूसरा बोलेगा नहीं सर हम वो नहीं ये करेंगे, इस तरह से होता है। तो इसी तरह से अलग अलग संज्ञानात्मक क्षमता है, अलग अलग उम्र का बच्चा है, सबका अलग अलग एज है और सबका जवाब भी अलग अलग आया, और इसी के आधार पर इन्होंने एक पूरा सिद्धांत दे दिया। इसी सब कहानी में से एक हिंज का कहानी है, 2 मिनट में बताना चाहेंगे हिंज का कहानी। हिंज नामक एक व्यक्ति था जिनकी की पत्नी बीमार थी, पत्नी को बचाने के लिए इसको दवाई चाहिए था, लेकिन ये पैसे से गरीब था, इसके पास दवाई खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं था। एक मेडिकल में गया जहां पर की दवाई मिलता था। अच्छा, बीमारी का दवाई ऐसा था ना जो सब जगह नहीं मिल रहा था, बस एक ही दुकान था जहां पे अवेलेबल था। तो इसको थोड़ा सा पैसा का दिक्कत, उधार मांगा कि भाई हमको उधार दे दो, बाद में पैसे चुका देंगे। बोला नहीं देंगे। कितना भी रिक्वेस्ट किया, पूरा प्रयास किया, लेकिन इसको दवाई नहीं मिल रहा था। और यहाँ पे उसके सामने एक परिस्थिति बन गया कि अगर दवाई लेके नहीं जाता है ना तो उसकी पत्नी डेथ कर जाएगी। ठीक है, अगर वो दवाई लेके नहीं जाता है तो पत्नी उसकी मर जाएगी। अगर दवाई लेगा तो कैसे लेगा, दवाई तो मिल ही रहा है, तो उसको चोरी करना पड़ेगा। तो हिंज के सामने में, हिंज नामक व्यक्ति के सामने में दो परिस्थिति, या तो चोरी करे या तो पत्नी को मरने के लिए छोड़ दे। सुनिएगा, या तो चोरी करे या तो पत्नी को मरने के लिए छोड़ दे। तो जब भी हम मानवों के जीवन में अलग अलग दो सिचुएशन आए, दुविधा आए, तो उसी को नैतिक दुविधा कहा गया है। जैसे हिंज के सामने भी दुविधा था कि क्या करे क्या नहीं करे। तो नैतिक दुविधा होता है जब डायलेमा में फंस जाते हैं, किंतु परंतु में फंस जाते हैं। जैसे हिंज भी किंतु परंतु में था कि क्या किया जाए, या मरने के लिए छोड़ दिया जाए कि दवाई चोरी कर लिया जाए। तो हिंज ने क्या किया था, चोरी करना पसंद किया था। इन्होंने चोरी किया और अपने पत्नी को बचा लिया। तो यहां से दो टर्म सामने आया, एक तो आया नैतिक दुविधा का टर्म और दूसरा एक टर्म आया था नैतिक तर्कना का, नैतिक तर्कना का टर्म। इसको भी आगे बताएंगे। तो नैतिक दुविधा क्या है कि जब सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं का सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा कहा गया है। यानी कि क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना कि प्रश्न, अगर यहाँ पे मान लीजिए हिंज चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने चोरी किया तो उसके पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देगा। दो समस्या है, दो सिचुएशन है, करे तो करे क्या। तो यही तरह से होता है हमारे जीवन में, जब दुविधा में फंस जाते हैं तो इसी को कोहल वर्ग एक नाम दे दिया, नैतिक दुविधा। आगे समझते हैं नैतिक तर्कना क्या होता है। नैतिक तर्कना कि दो विचारों में से सही और गलत में से किसी एक का चयन करना। यानी कि जैसे हिंज ने अपनी पत्नी को जान बचाने के लिए चोरी का फैसला किया था। देखिए सीधा सा बात है, जब भी बोले दुविधा क्या है और बोले तर्कना क्या है, सीधा बोलिएगा। जब फैसला नहीं लिया है, सोच रहा है क्या करे क्या नहीं करे, तब वो दुविधा में है, और जब फैसला ले लिया वहां पर जो दिमाग लगा वो तर्कना है। बात खत्म। अब इसी सब सवाल जवाब के आधार पे बच्चों से पूछते पूछते इन्होंने कुल 3 लेवल बताए हैं। लेवल 1, लेवल 2, आराम से देखिएगा, लेवल 3। ठीक है, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, 1000 पुर जाए, मजा ही आ जाए। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों को क्या किए हैं, 2-2 भाग में बांटे हैं। तीनों को 2-2 भाग में बांटे हैं, देखिएगा। यानी कि स्टेज की बात करें तो टोटल 6 स्टेज हो गया। क्यों? क्योंकि तीनों को 2-2 भाग में बांटे। ठीक है, तो हम लोग ना इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और अच्छे से। जैसे कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं इसको थोड़ा हिंदी में, 1, 2, 3। पहला वाला इसको प्री कन्वेंशनल या इसी को पूर्व परंपरागत भी बोलते हैं, पूर्व परंपरागत, या इसी को पूर्व रूढ़िगत भी बोलते हैं, पूर्व रूढ़िगत भी बोलते हैं। ठीक है, और बीच वाला जो है इसको रूढ़िगत या फिर परंपरागत बोलते हैं, परंपरागत या फिर इसी को बोलते हैं रूढ़िगत। और लास्ट वाला जो है इसको बोलेंगे उत्तर परंपरागत। ठीक है, उत्तर परंपरागत या फिर उत्तर रूढ़िगत बोलेंगे। ठीक है, और सब बटेगा कितने कितने भागों में, 2-2 भागों में। तो ये जो है इधर 1, 2, 3, ये तीनों क्या हो गया आपका चरण। और इधर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये क्या हो गया आपके अवस्था। किनका दिया हुआ है, कोहलवर का दिया हुआ। कौन सा सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। कितने चरण, 3 चरण। कितने अवस्था, 6 अवस्था। पहला चरण पूर्व परंपरागत, उसके बाद परंपरागत, उसके बाद उत्तर परंपरागत। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोल देंगे प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, इसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कहानी समझते हैं। इन्होंने बताया है कि किस स्टेज में बच्चा किस तरह की नैतिकता आपको दिखाता है, बच्चे के सामने किस तरह की नैतिकता किस स्टेज में होती है। तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहला जिसको पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत कहते हैं, इस अवस्था में सही और गलत के मध्य अंतर समझने में बच्चा जो होता है असमर्थ होता है। यानी कि आपको सीधा सा याद रखना है, पूरा अंत तक देखिएगा, एक बार सबको बता के फिर अंतिम में निचोड़ एक साथ छाड़ा का बताएंगे, और फिर एक दो तो सवाल और ऐसे क्वेश्चन के लिए एक अलग से होगा तो और वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो जब बोलेगा ना पूर्व परंपरागत में क्या होता है, तो सही और गलत के बीच बच्चा ठीक से नहीं समझ पाता है, यानी कि बच्चे के पास अपना नैतिकता उतने अच्छे से नहीं होता है। बच्चा सही और गलत के बीच असमर्थ होने का मतलब कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। एज होगा 4 से 10 साल का बच्चा, ठीक है। इसको भी दो भाग में बांटेंगे, पहले ही बोले। नंबर 1 इसका नाम है दंड और आज्ञा पालन, नंबर 2 आत्माभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता। अब समझते हैं इस दोनों को थोड़ा सा एक एक करके डिटेल में। दंड और आज्ञा पालन में क्या होता है, फिर से देखिएगा हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं। ये पूर्व परंपरागत को दो भाग में, ठीक है। तो पूर्व परंपरागत में क्या होता है, या पूर्व रूढ़िगत उसी को बोलते हैं। बच्चा के पास खुद से अपना नैतिकता नहीं होता है, जैसे क्या सही है क्या गलत उतना समझ में नहीं आता है। जैसे घर में बड़े आदमी आए, उसका पैर छूना है कि पहले मिठाई डब्बा खोजना, पहले मिठाई डब्बा बच्चा खोलेगा, क्यों? क्योंकि उसका अपना नैतिकता नहीं है। बगल से पिताजी बोलेगा कि प्रणाम करो, तब जाके वो पैर छुएगा। तो उसके पास कैसे नैतिकता आया, दूसरे के बोलने से, यानी बाहर से नैतिकता आया। उसके पास खुद का, उसके अंदर नैतिकता मोरलिटी का अभाव होता है। ये पूर्व परंपरागत। कितने भाग में बांटेंगे, तो 2 भाग में बांटेंगे, ठीक है। पहला का नाम है दंड और आज्ञा पालन। साफ साफ नाम में ही स्पष्ट है, बच्चा जो नैतिकता दिखाएगा दंड से बचने के लिए या फिर आज्ञा का पालन करने के लिए, ये कारण होता है। यानी बच्चा नैतिकता तब दिखाता है, क्या कहता है, या तो दंड से बचने के लिए या फिर आज्ञा का पालन करने के लिए। लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चों के खुद की नैतिकता, यानी उसके अंदर नैतिकता सही गलत शून्य होती है, मतलब नहीं होती है। बच्चे या तो दंड से बचने के लिए या नहीं तो आज्ञा का पालन करने के लिए नैतिकता दिखाता है, अपने मन से उसके अंदर नहीं होता है। साफ सवाल आएगा कोहलवर की, कहां पर किस अवस्था में बच्चे दंड से बचने के लिए या फिर ऐसे दे देगा सजा टालने के लिए नैतिकता दिखाता है। सजा टालना मतलब जो उसको पनिशमेंट मिलता है उससे बचने के लिए। तो इसका कहिएगा कि पूर्व परंपरागत का जो पहला वाला है दंड और आज्ञा पालन, वही उत्तर होगा, आपका सही हो जाएगा। दूसरा है आत्माभिरुचि और प्रतिफल अभिमुखता। आत्माभिरुचि और प्रतिफल में क्या होता है, इसको बोलते हैं जैसे को तैसा, नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल एक्सचेंज, या फिर इसी को यांत्रिक अभिमुखता के नाम से भी आता है हिंदी में, यांत्रिक अभिमुखता के नाम से, ठीक है। तो सुनिएगा, जैसे को तैसा या फिर आत्म अभिरुचि। देखिए रुचि, इंटरेस्ट, प्रतिफल का मतलब बदले में कुछ मिले, सीधा सा मतलब है। यहां पे बच्चे के अंदर कैसा हरकत होगा, बच्चा वैसे काम करेगा जिसमें रुचि होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वैसे काम करेगा जहां पे कुछ बदले में उसको अपना फल मिलेगा। प्रतिफल मतलब अपना फायदा देख के काम करेगा, ठीक है। जैसे को तैसा, इसका मतलब एक लक्षण और होता है कि बच्चा को जैसे आप करिएगा ना उसके साथ व्यवहार वैसा ही दोहराएगा। बच्चा में होता है अपने दोस्त के साथ कि दोस्त को बोलता है कि हम तुमको कुछ दिए ना, तुम भी हमको कुछ दो, हम तुमको कल चॉकलेट खिलाए, आज तुम भी हमको चॉकलेट खिलाओ। इसी तरह से कहानी देगा। जैसे कि हम सवाल बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सीटेट में एक सवाल पूछा कि एक लड़का अपने दोस्त को यह करके, उसका यह कह के टिफिन शेयर करने के लिए कहता है, मतलब अपने दोस्त से टिफिन खाने के लिए मांगता है और उसको क्या कहता है कि ए दोस्त तुम हमको टिफिन दो क्योंकि कल हम तुमको टिफिन दिए थे, मतलब कल हम तुमको दिए थे तो आज तुम भी हमको दो। ये कैसा है, ये जैसे को तैसा वाला लक्षण है। तुरंत मारिएगा पूर्व परंपरागत का दूसरा, यहाँ पे आत्माभिरुचि या फिर प्रतिफल, जैसे को तैसा या आंतरिक अभिमुखता, कुछ नाम करके आएगा। सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवार्ड एटीट्यूड वाला लक्षण है ये। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, बच्चे वैसे कार्य अधिक करते हैं जिस कार्य को करने में उसे फल प्राप्त हो। यानी कि जैसे बच्चा को बोलिएगा कि थोड़ा मार्केट से सब्जी लेके आओ, नहीं जाएगा, लेकिन बोलिएगा कि लो 5 रुपये एक्स्ट्रा तुम चॉकलेट भी खा लेना, चले जाएगा। तो ये उसका लक्षण होता है, यानी अपना फायदा देखता है, याद रखिएगा अपना फायदा। टिफिन देने पे दूसरे दिन दोस्त से टिफिन मांगता है, पुरस्कार पाने के लिए कोई काम करता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है, आराम से एग्जाम टाइम आपका चल रहा है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आप, रूढ़िगत। देखिए फिर से आते हैं, हम आपको पहले ही बताए थे पूर्व परंपरागत, फिर था परंपरागत, यानी पूर्व रूढ़िगत, फिर था रूढ़िगत,
ठीक है। तो फिर आपको अभी रूढ़िगत पहला का दोनों खत्म हो गया, अब इसका दो ठो शुरू होगा। तो इसमें क्या क्या दो गो आता है, एक तो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और दूसरा है कानून और व्यवस्था। ठीक है, पहले समझते हैं कि रूढ़िगत में कैसा लक्षण होता है। यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, हमारे अधिक सामाजिक होते हैं, अर्थात वे वैसे काम को करना पसंद करते हैं जिससे समाज में उसे सम्मान की प्राप्ति हो। ये जो ऊपर का पॉइंट होता है ना, इसी प्रकार का लक्षण इस दोनों में दिखेगा आपको। फिर से समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम बोले कि जो ऊपर में लक्षण आपको दिख रहा है उसी प्रकार का हरकत आपको इसके दोनों में देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी जो हमारा ये रूढ़िगत है इसमें दो ठो है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, कानून व्यवस्था, दो अलग अलग अवस्था है। ऊपर बोला क्या क्या बोला कि बच्चा क्या होते हैं, समाज को मानते हैं कि नहीं, क्या लिखा है, बच्चा सामाजिक होते हैं और ऐसे काम करते हैं समाज में उसे सम्मान प्राप्त हो, यानी कि समाज के नजर में अच्छा बन के रहना चाह रहा है। तो इसको दो भाग में बांटा है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की और कानून और व्यवस्था। तो चलिए देखते हैं दोनों को एक एक करके। अब हम लोग अच्छा लड़का अच्छी लड़की में क्या होता है ध्यान दीजिएगा। इसमें सीधा सा एक मतलब निकलता है कि बच्चा वैसे काम करना चाहता है जिससे कि उसको दूसरे से सम्मान मिले, अपने पिताजी से सम्मान मिले, अपने शिक्षक से सम्मान मिले, वैसा काम करने में इसको मजा आएगा। ठीक है, दूसरे से जिसमें सम्मान की प्राप्ति हो। ठीक, तो फिर यहाँ पे बच्चा क्या करता है, जैसे कि सवाल आएगा कि एक बच्चा क्लास में इसीलिए टॉप करना चाहता है ताकि पिताजी से शाबाशी मिल सके। ठीक है, ताकि पिताजी देखिए है ना, क्लास में इसलिए प्रथम आना चाहता है कि पापा उसे तारीफ करे, दूसरों से उन्हें सम्मान की नजर देखने को मिलता है। ऐसे सवाल लिखा हुआ मिलेगा कि शिक्षक के नजर में वह एक प्रकार से सकारात्मक रूप से शिक्षक उसे ले, यानी उसको अच्छा समझे, बढ़िया माने। तो फिर ये सारा लक्षण अच्छा लड़का अच्छी लड़की का है। ठीक है, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का लक्षण है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की कब होता है, तो याद रखिएगा ये परंपरागत का पहले नंबर पे आता है, परंपरागत में पहले नंबर पे आता है। अगला है आपका कानून और व्यवस्था। सीधा मतलब है कि अच्छा बच्चा कानून तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा, क्यों, आपको पहले ही बता दिए हैं, बच्चा वैसे काम करना पसंद करता है जो कि उसको समाज में लोग अच्छे नज़र से देखे। जब कानून तोड़ेगा तो समाज में अच्छे नज़र से नहीं देखेगा। ये भी तो सेंस बना सकते हैं ना आप सीखने के लिए। तो फिर देखिए यहाँ पे सीधा मतलब होगा कि बच्चा समस्त नियमों एवं कानूनों को, नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर होते हैं, यानी कभी नहीं नियम तोड़ेगा। बच्चे नियम को सर्वोपरि है, बच्चे के लिए नियम सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर है, कानून को वो सबसे ऊपर मानता है, नहीं तोड़ता है, सोचता है कानून जो है फिक्स है, नियम तोड़ा या बदला नहीं जा सकता है, बच्चा का ये कहना होता है, रूल इज रूल। ये पढ़ रहे हैं परंपरागत के दूसरे पे। ठीक है, अब आएगा क्या, अब आएगा उत्तर परंपरागत या फिर उत्तर रूढ़िगत। उत्तर रूढ़िगत में क्या होता है, देखिए ध्यान से आप। उत्तर रूढ़िगत में बच्चे में एक होता है कि छात्र एक प्रकार से समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को प्रमुखता देने लगता है, यानी समाज के प्रति उसको लगता है कि समाज में जो सही है वो होना चाहिए, यानी कानून को बदला जा सकता है, यहाँ पे कानून को बदला जा सकता है जो कानून गलत है। क्यों, क्योंकि कानून तो हमारे फायदे के लिए होता है। इसका एज याद रखिएगा, 13 से ऊपर का एज है। इधर एज पे ध्यान दिए कि नहीं आप, इस वाले पे ये है 10 से 13 साल, और इसके बाद इधर है आपका 13 से ऊपर, और सबसे पहला में 4 से 10। इसको भी दो भाग में बांटेंगे, सामाजिक समझौता, उसके बाद सार्वभौमिक या विवेक। चलिए दोनों को देखते हैं एक एक करके। ठीक है, ये हमारा है सामाजिक समझौते की अवस्था। सामाजिक समझौते वाली जो अवस्था है, इसको कई बार आपके एग्जाम में अनुबंध वर्ड से भी ऑप्शन में आया है कि सामाजिक अनुबंध। जब भी सामाजिक अनुबंध का बात करें तो ये उत्तर परंपरागत का पहला पे चले आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा क्या कहता है कि समाज के प्रति अपने उचित परिवर्तन करने लगता है, व्यवहार में उचित परिवर्तन यानी बदलाव, जैसा जहाँ पे जो जरूरी है। यहाँ पे देख रहे हैं रेड सिग्नल है फिर भी बच्चा अपना गाड़ी चला रहा है। कहने का मतलब यहाँ पे बच्चा सोचता है अगर हमको ज्यादा जरूरी है तो सिग्नल तोड़ के उस जगह पे जाया जा सकता है, यानी कानून को ज्यों का त्यों मानना गलत है। कानून हमारे लिए बना है, इसलिए हम कानून को बदल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जिस कानून से हमारा फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ क्या लिखा है देखिए, व्यक्ति कानून और नियमों के मानवीय उद्देश्यों में सुधार के लिए लचीले उपकरण के रूप में देखता है। लचीले उपकरण का मतलब क्या है कि बच्चा सोचता है, लचीला मैंने क्या, जो फिक्स है, जो ऊपर नीचे हो रहा है, लचीला यानी कि कानून को हम ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो तो हमारे लिए बना है ना। अगर किसी कानून से हमको तकलीफ है तो उसको ऊपर नीचे किया जा सकता है।
बच्चे को लगता है कि कानून हमारे सुविधा के लिए है, जिस कानून से हमारा फायदा नहीं हो उसे तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल अपने फायदा के लिए नियम बच्चा तोड़ता है। आपसी समझौते से कानून को बदलने का काम करता है। ये सब पॉइंट आएगा आपको, साफ साफ लिखा हुआ मिलता है ये वाला पॉइंट। आपसी समझौते से कहाँ मारिएगा, तो मारिएगा सामाजिक अनुबंध वाला। छोटे स्तर पे कानून तोड़ता है, अब बड़े स्तर पे कहाँ तोड़ेगा, इसके अगला वाला में तोड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। इसमें देखिए दो तीन पॉइंट है ना जहां से आपका एग्जाम में सॉलिड आएगा। जहां भी दिखे ना सार्वभौमिक, तो आप कहाँ मारिएगा, पूर्व परंपरागत, परंपरागत की उत्तर परंपरागत, तो लगाइएगा उत्तर परंपरागत या उत्तर रूढ़िगत। जहां भी मिलेंगे विवेक वर्ड एकदम उत्तर परंपरागत, उसमें भी सबसे लास्ट वाला ये छठा होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि महात्मा गांधी का फोटो दिया हुआ है। यहाँ पे बात है ना कि महात्मा गांधी कानून को तोड़े थे अंग्रेज के खिलाफ, और अपने फायदे के लिए नहीं, सबके फायदे के लिए। छोटे स्तर पे नहीं, बड़े स्तर पे। जब कोई बड़े स्तर पे सबके फायदा के लिए कानून तोड़े तो वही है। यहाँ पे बच्चा का दिमाग क्या कहता है कि कानून को तो बदलना है, बदलता ही नहीं है, यह अपने अनुसार से कानून भी बताता है कि ऐसे कानून होना चाहिए तब ये बेहतर कानून है। ये लक्षण इसका होता है। ठीक है, तो इस स्तर पे उचित कार्रवाई विवेक के अपने स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत द्वारा निर्धारित होते हैं। क्या बोल रहे हैं कि जो उचित कार्रवाई है ना, वो अपने विवेक से, अपने दिमाग से, स्वयं के चुने हुए यानी खुद का चुना हुआ नैतिकता बताता है। यहाँ पे वयस्क जो होते हैं बड़े स्तर पे समाज के भलाई के लिए, अपना नहीं समाज, पिछले वाले में था कि अपने भलाई के लिए, यहाँ समाज के भलाई के लिए अपने जान पे खेल करके सोचता है। ये सबसे बड़ा स्तर है, सबसे ऊंचा स्तर है नैतिकता का कोहल वर्ग के अनुसार। तो आप लोग जो है थोड़ा सा इसका आलोचना भी समझ लीजिए। आलोचना से सवाल बहुत बार आता है। जस्ट पिछले बार का आप देखिएगा 2023 का ऑफलाइन वाला एग्जाम, वहां पे साफ सवाल आपको मिलेगा कि कोरल गिरिगल ने किस बात की आलोचना की थी। आप निकाल के देखिएगा सवाल, आपको ऑफलाइन में सॉलिड मिलेगा। तो यहाँ से सवाल आलोचना को भी समझना। तीन तरह का आलोचना हम बताएंगे आपको। पहला आलोचना आपके सामने लिखा हुआ है कि इसके प्रयोग में ज़्यादातर लड़के थे, ठीक है, जबकि इसके प्रयोग में लड़की को भी रखना चाहिए था, क्योंकि समान परिस्थिति में अलग अलग निर्णय आ सकता है। यानी एक ही जो है ना, एक ही परिस्थिति में लड़का का अलग उत्तर, लड़की का अलग उत्तर, तो फिर इसको सिर्फ लड़का को नहीं लड़की को भी रखना चाहिए था। लड़का लड़की वाला बात हो गया ना, तो यहाँ पे लिंग असमानता हो गया, ठीक है। या फिर ये नारीवादी दृष्टिकोण से गलत है। नारीवादी मतलब नारी को, लड़की को वैल्यू नहीं दिया गया। ये आलोचना कौन किया था, इसी की एक शिष्या थी केरल गिलीगल करके, ठीक है, केरल गलत लिखा हुआ है, केरल गिलीगल ये आलोचना की थी, जो कि इसी की एक शिष्या थी, यानी कि इसी की स्टूडेंट थी। तो सिंपल सा बात है, इसकी स्टूडेंट बोली कि मेरे प्रयोग में मेरे गुरुजी लड़की को नहीं रखे, जो कि गलत है, नारीवादी दृष्टिकोण से भेदभाव हो गया। ये आलोचना हो गया कोहल वर्ग का, ठीक है। क्रिटिसाइज करना, निंदा शिकायत। दूसरा इसका निंदा शिकायत क्या है, देखिएगा कि इन्होंने सिर्फ कथाकथित बातों पे, यानी कि इनका जो पूरा का पूरा थ्योरी है, कोई प्रयोग किया नहीं। बच्चा से सवाल पूछा, बच्चा जवाब दिया। अच्छा, सिर्फ कहानी सुनाया, बच्चे को कोई परिस्थिति हकीकत में नहीं दिया, वास्तविक परिस्थिति नहीं, कहानी सुनाया। बोलो क्या करेगा, बोला ये करेंगे। हो सकता है रियल में कुछ पूछे उसको, तो रियल में वैसा जीवन में आ जाए कोई परिस्थिति, बच्चा बात से मुकर जाए। यानी हम आपसे पूछे, आप बोले हम जो है बोलेंगे कि आप हमको जो है 5 दिन बाद 10,000 का जरूरत है, दीजिएगा। बोले हाँ दीजिए, काहे नहीं देंगे। 5 दिन बाद सही में आपसे 10,000 मांगे, आप बात से मुंह करेंगे। कहने का मतलब है कि बोलने में कुछ और, होने में कुछ और हो सकता है। एक और आलोचना है, कोहल वर्ग का मानना था कि इनका जो सिद्धांत है सभी संस्कृति, सभी कल्चर पे लागू होता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि संस्कृति के बदलने से सही और गलत के मायने बदल जाते हैं। यानी एक ही बात अलग अलग संस्कृति में कहीं पे सही होता है, कहीं पे गलत होता है। तो सही और गलत दोनों, दो पक्ष अलग अलग कल्चर में होता है। कोहल वर्ग बोला सभी संस्कृति में लागू होगा, लेकिन सभी संस्कृति पे लागू नहीं होता है, इसलिए यह भी उसका आलोचना है, ठीक है। आगे देखिएगा, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट है, हम थोड़ा डिवीजन आपको करवाते हैं। देखिएगा, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की अवस्था 3 चरण टोटल है, हम आपको शुरू में बताएं। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, ठीक है। तो यहाँ पे होगा दंड और आज्ञा पालन सबसे पहला में चला आएगा, जैसे को तैसा। फिर अच्छा लड़का अच्छा लड़की, ठीक है, अच्छा लड़का अच्छा लड़की, कानून और व्यवस्था उन्मुखता। उत्तर परंपरागत में क्या था, एक था आपका अनुबंध वाला, ठीक है, हम आपको बस हिंट कर रहे हैं, अनुबंध या समझौते वाला, ठीक है। और लास्ट में क्या था, याद करिए आप, स्वयं के विवेक वाला, या फिर नहीं तो सार्वभौमिक वाला,
ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, आप भी अपना आंख बंद करके आराम से मेरे साथ उत्तर कर सकते हैं और सही या गलत को अपने आप में जांच कर सकते हैं, अगर आप पढ़ लिए हैं ध्यान से। अगर नहीं पढ़े तो वीडियो में पीछे जाके फिर से पढ़िए, तब आप यहाँ पे आइएगा। क्वेश्चन है, आपको जवाब देना है इस तरह से, ठीक है। इधर वाला जो है ना 1 2 3 4 5 6, ये आपको इसमें से जवाब देना है, ठीक है। अवस्था बताना है, सिर्फ अवस्था, परंपरागत या उत्तर परंपरागत नहीं बताना है, अवस्था बताना है। बोलिएगा कि वह कौन सा अवस्था है इसमें से जिसमें बच्चा खुद के लाभ के लिए कोई काम करता है। आप अपने मन में उत्तर दे दिए होंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जैसे को तैसा, बताए थे स्वयं लाभ वाला, वहां पे प्रतिफल देखता है। अच्छा, इसमें से कौन सा ऐसा अवस्था है जहां पे बच्चा दूसरों के नजर में अच्छा बनने के लिए कोई काम करता है, क्या होगा बोलिए। हाँ, अच्छा लड़का अच्छी लड़की होगा, अगर ये बोल रहे हैं तो आपका सही है, ठीक है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की, जो परंपरागत में आता है। अच्छा, बच्चा कहाँ पे सबके भलाई के लिए अपने जान पे खेल लेता है, तो उत्तर परंपरागत का दूसरा, ये सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था, ठीक है। अच्छा, बच्चा कहां पर नियमों को आपसी समझौते से तोड़ता है, तो यहां पे उत्तर होगा अनुबंध वाला, जहां पे आपसी समझौते से यानी कि छोटे लेवल पे तोड़ता है। अच्छा, सजा को टालने के लिए कोई काम करता है, तो ये होगा दंड और आज्ञा पालन, सबसे ऊपर वाला। इस तरह से आपको सारा मैटर याद होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो। देखिए क्वेश्चन है कि कोहलवर नैतिक विकास के अनुसार, देखिए आ गया वही सवाल, सजा को टालने के लिए नियम का पालन, तो क्या मारिएगा इसको, देखिए तो यही मारेंगे प्रथा पूर्व चरण, यही तो है सबसे पहला, क्योंकि हमको दंड और आज्ञा पालन नहीं दे करके इधर वाला दिया है 3 ठो चरण, तो चरण में पहला वाला लगा देंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आसना अच्छा करती है, क्यों, क्योंकि वह दूसरों के द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, यानी कि अपने मन से अच्छा नहीं कर रही है, दूसरा कोई उसको अच्छा कहे इसीलिए कर रही है। तो ये कहाँ पे है, तो ये अच्छा लड़का अच्छा लड़की, और अच्छा लड़का अच्छा लड़की कहाँ आता है, परंपरागत में आता है, तो ये पारंपरिक उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला इसका, ठीक है। कोहलवर्ग ने प्रतिपादित किस स्तर पे व्यक्ति तर्क देता है कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही क्या नहीं, यानी समाज को मान रहा है कि समाज को तोड़ रहा है, तो केवल समाज को ही मान रहा है, तो ये कहां पे जाएगा, वही आपका जो आपका है सामाजिक क्रम व्यवस्था, जहां पे सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग वाला। देखिए ये तो है आज्ञा पालन और दंड, जो पहला अवस्था है। अच्छा लड़की अच्छा लड़का, ये तीसरा अवस्था है। सार्वभौमिक, ये छठा अवस्था है। तो यही तो बीच वाला हमारा चौथा है अवस्था, जिसका हमारा जो हमारा उत्तर है, जहां पे सारा के नियम कानून को ज्यों का त्यों मानता है। देखिए क्या बोल रहा है कि अमित तर्क देता है कि कानून को बदल सकते हैं, यानी कानून बदलेगा। अच्छा देखिए, कानून बदलेगा तो जैसे ही बदले का बात क्या, ये उत्तर परंपरागत, उत्तर में ही दोनों में कानून बदलता है। तो बोलता है आपसी सहमति और समझौते से, तो आपसी समझौते से कहां पे कानून बदलता है, ये आपके लिए छोड़ दिए हम क्वेश्चन का उत्तर, आपको बताए हुए वीडियो में देखिए आप पीछे, आपसी समझौते से। चलिए बता ही देते हैं, देखिए अनुबंध दिख रहा है ना, यही उत्तर है आपका। सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए, देखिए स्वयं चुने हुए विवेक के, देखिए आया ना विवेक स्वयं चुने हुए, कहां जाइएगा आप, ये जाइएगा छठा पे, और छठा अवस्था का क्या नाम है, सार्वभौमिक नैतिक का सिद्धांत, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। बाकी बात शेयर करिए, लाइक करिए, और फिर मन लगा के परीक्षा दीजिए, और फिर आगे भी इसी तरह से टीचिंग एग्जाम से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।